दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये क्लास 12 हिंदी का संपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मात्र इसी वीडियो में हिंदी का 100 अंक बिल्कुल ही पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हो और जो जो मैं बताऊंगा बस उसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको हिंदी में 100 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आज की वीडियो 2 से 3 घंटे की हो सकती है या 3 से 4 घंटे की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 100 नंबर जरूर पक्का करेंगे। दोस्तों आप कितने भी कमजोर छात्र हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बस आज की वीडियो देख लो, इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है विषय हिंदी के लिए। दोस्तों 100 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये 100% गारंटी के साथ। दोस्तों 16 जो फरवरी होगा जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें सभी प्रश्न इसी वीडियो के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट हम उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। वीडियो तो लंबा होगा ही क्योंकि संपूर्ण टॉपिक आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, चाहे वो साहित्य परिचय हो, जीवन परिचय हो, सारांश हो, उपदेश हो, चाहे वह खंडकाव्य हो, चाहे निबंध हो, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, कोई भी टॉपिक है, सारा टॉपिक आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके पेपर में, आपके हिंदी के पेपर में टोटल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? टोटल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न में आपसे 5 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि हिंदी गद्य के साहित्य विकास से होगा। ठीक है, और दूसरे प्रश्न में हिंदी काव्य साहित्य का विकास से 5 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि टोटल बात करें तो आपके एग्जाम में 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 पूछे जाएंगे गद्य से और 5 पूछे जाएंगे काव्य से। ठीक है, यानी कि टोटल 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। अब ये 10 नंबर हम कैसे पक्का करेंगे इसे हम वीडियो का लास्ट में देखेंगे, इन दोनों टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा बड़े लंबे टॉपिक है इसलिए हम इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश पर आते हैं और इसका जो 10 नंबर है वो बिल्कुल पक्का कर देते हैं। ये जो होगा ये 3 नंबर प्रश्न होगा आपके पेपर में जो कि गद्यांश पूछेगा। 2 गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से एक गद्यांश आपको बनाना रहेगा। यदि आप बना लोगे तो 10 नंबर आपका बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों ये 10 नंबर अभी मैं पक्का करा देता हूं आपको। मात्र मैं अभी 11 गद्यांश बता रहा हूं, इन 11 गद्यांश को आप कंप्लीट कर लेना, आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर आपका बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों इन 11 गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं और ये जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न 10 नंबर का है इस 10 नंबर को हम पढ़ लेते हैं, पा लेते हैं। चलिए देखते हैं 11 गद्यांश को। तो हम लोग 11 महत्वपूर्ण गद्यांश देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं गद्यांश को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग गद्यांश का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बस गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसे मैं पढ़ूंगा। देखिए दोस्तों सबसे पहला गद्यांश आपके स्क्रीन पर है, यहां से लेकर यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पूरा गद्यांश याद करके नहीं जाना अपने एग्जाम में, बस शुरू का एक लाइन, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, बस इतना आप ध्यान ले कि इस एग्जाम में जाना। अगर ये लाइन दिख जाए तो समझ जाना कि जो मैंने तैयार करके आया था वो फंस गया है। तो दोस्तों आप लोग गद्यांश के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक ले लिया आपने, चलिए इसके आगे ले लीजिए, 7 तक लिया था, चलिए यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये गद्यांश आपका पहला गद्यांश खत्म हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर वो देखिए। पहला जो क्वेश्चन होगा इस गद्यांश का, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। या इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ देगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आप लोग यही लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा रेखा चित्र अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपका गद्यांश है, जो गद्यांश है उसमें देखिए यहां से यहां तक आपका अंडरलाइन किया हुआ है, यहां से यहां तक आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो व्याख्या का मतलब क्या हो दोस्तों आप लोग उसको पढ़िए और
और अपने भावों में लिखिए, उसी को रेखा चित्र अंश की व्याख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिखवा देता हूं रेखा चित्र अंश की व्याख्या। उत्तर में लिखिएगा राष्ट्रीयता और पृथ्वी के संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही अपने सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। बस इतना व्याख्या कर लेना है दोस्तों। अब इस गद्यांश के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे इस गद्यांश से रिलेटेड, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करके नहीं जाना है। देखिए क्या होता है ना कि देखिए मेन होता है आपका व्याख्या, यानी जो अभी मैंने यहाँ पे ये कराया व्याख्या, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये मेन होता है संदर्भ और इसे तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अब इसके नीचे जो और सारे क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार करने के जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आपके पद्यांश में ही छुपा रहता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन है इस गद्यांश से रिलेटेड, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। चलिए इसका आंसर हम गद्यांश में ढूंढ कर आपको दिखा देते हैं। सबका देखिए यहाँ पर मिल गया ना कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। ठीक है, देखिए आंसर मिल गया, सारे प्रश्नों का आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आपको, इस भी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीयता विचारधाराओं की जननी है। देखिए पांचवा प्रश्न है इस गद्यांश का कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से, तो देखिए इसका भी आंसर आपको गद्यांश के सबसे पहले ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए भूमि का निर्माण किसने किया है, तो लिख दीजिएगा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। बस आपका काम खत्म। देख लीजिए वही आंसर मैंने लिख रखा होगा। देखिए भूमि का निर्माण किसने किया है, कब से, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका गद्यांश होता है उसमें दो चीज मेन होता है, संदर्भ और व्याख्या। बस ये दोनों तैयार करके जाना है और प्रश्न आपको तैयार करके नहीं जाना है। प्रश्न अपने एग्जाम में ही गद्यांश को पढ़ के अपने से बना के लिख देना है। अब दूसरा गद्यांश भी आपके स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आपको पूरा याद करके नहीं जाना है गद्यांश को। बस एक लाइन, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति, बस इतना आप लोग ध्यान करके जाइएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अब क्या कीजिए कि इसको यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका जो संदर्भ है यानी कि जो इस गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम है वो लिख लेते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको मैंने ट्रिक बताया है कि किसी भी गद्यांश को आप देख के पता लगा लेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देख के जाना। अगर ये गद्यांश को 100% 10 नंबर पक्का करना है तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों जो इसका रेखा चित्रांश की व्याख्या है वो देख लीजिए। देखिए वास्तव में इसका व्याख्या कहां से कहां तक करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, आप लोग देखे होंगे, देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता देता हूं, आपको यहां से यहां तक का व्याख्या करना है इस गद्यांश का। ठीक है, चलिए इसको हम व्याख्या कर देते हैं। देखिए रेखा चित्रांश की व्याख्या कैसे कीजिएगा कि वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि रहित है। ठीक है, बस व्याख्या हो गया, संदर्भ हो गया, काम खत्म इस गद्यांश का। अब जो भी क्वेश्चन होगा सबका आंसर इसी गद्यांश में होगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बोले तो भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है, तो आंसर आप गद्यांश से लिख लीजिएगा कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए दोस्तों अब इसका जो गद्यांश का चौथा प्रश्न वो देखिए कि संस्कृत के संदर्भ और सौरभ में क्या अंतर्निहित है, तो आंसर लिखिए
लिखिएगा कि संस्कृत के संदर्भ और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का संदर्भ और यश अंतर्निहित है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका जो 5वां प्रश्न है इस गद्यांश का, वो देखिए कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। बस अब देखिए दोस्तों तीसरा जो गद्यांश वो देख लीजिए। तीसरा गद्यांश का यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ले लिए यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए और है कुछ और भी देख लीजिए। चलिए कितना ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया, काम खत्म अब गद्यांश का। चलिए इसका आप देखिए संदर्भ देख लीजिए, यानी कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिए हो गया। अब रेखा चित्रांश की व्याख्या कर लेते हैं भाई। लेखक कहते हैं कि एक राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृति फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृत के विविध अंग हैं। इनके प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। चलिए दोस्तों इसका व्याख्या भी हो गया। अब इस गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न वो देखिए कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। देखिए इसका चौथा जो प्रश्न है कि सी हृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो आंसर हो जाएगा कि सी हृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। चलिए इस गद्यांश का 5वां जो प्रश्न वो है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो आंसर डालिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एकसूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए चौथे गद्यांश की बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए यहां से यहां तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका और थोड़ा सा है, थोड़ा सा देखिए आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए काम खत्म इस भी गद्यांश का। अब इसका संदर्भ कैसे लिखिएगा, इसका गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा का लिखे हैं उसी तरह इसका भी होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा। संदर्भ तो बहुत हल्का चीज है मेरे भाई, ये तो अपने आप खुद लिख सकते हैं। आपको अगर पाठ का नाम मालूम है, लेखक का नाम मालूम है, तो अपने से आप गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हो, ये सबको मालूम है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस गद्यांश का। देखिए लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन की अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। चलिए दोस्तों इस गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न वो देख लीजिए कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो आंसर लिखिएगा कि जन का प्रवाह का यह तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों को श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चलती रहती है। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न देख लीजिए इस गद्यांश का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा बड़ा है। देखिए इस सारा इसको याद आपको करके नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है बस। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो आपका 5वां जो गद्यांश है वो देख लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये भी आपके वासुदेव शरण अग्रवाल की राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय का स्वरूप है उसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां तक मैंने मार्क किया है। ले लिया, चलिए आगे देख लीजिए मेरे भाई। आगे आप लोग क्या कीजिए कि यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, चलिए अब थोड़ा सा और इसका पार्ट उसका भी ले लीजिए। चलिए इतना है आपका गद्यांश, ये खत्म। चलिए ठीक है, खत्म। अब इसका जो गद्यांश का संदर्भ है यानी कि पाठ और लेखक का नाम है वो अपने से आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अब इसका व्याख्या हम लोग कर देते हैं मेरे भाई। व्याख्या बहुत छोटा है, गद्यांश तो बड़ा है लेकिन व्याख्या उतना बड़ा नहीं है। देखिए व्याख्या आप लोग तैयार जरूर करके जाइएगा, व्याख्या गलत मत कीजिएगा ना तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, देखिए पहला
मतलब इसका व्याख्या क्या है कि विद्वान लेखक ने कहा है कि धरने माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी यहाँ पर कर लीजिएगा, सॉरी, पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब क्या होता है कि वस्तु रत्नों के धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न, धातु एवं खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार के असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए। बस इतना व्याख्या कर दीजिएगा, काम खत्म। अब चलिए देखिए इसका इस गद्यांश का जो प्रश्न है तीसरा वो देख लीजिए। दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पिस पिस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। चलिए दोस्तों अब इसका जो यहाँ पर चौथा प्रश्न है इस गद्यांश का वो देख लीजिए कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य की प्रतीक बन जाते हैं? तो आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल सिपलियों के सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। चलिए दोस्तों इस गद्यांश का पांचवा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है? तो लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों को योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। बस अब इसका देखिए एक और इसका प्रश्न है इस गद्यांश का कि अमूल्य निधियां कहां भरी हैं? तो अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी हैं। बस अब चौथा यहाँ पर गद्यांश, छठा गद्यांश देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट यहां से यहां तक ले लीजिए। चलिए ले लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया, किंतु तक लिया है याद रखिएगा। चलिए अब यहां से आप लोग पूरा गद्यांश का स्क्रीनशॉट लेके काम खत्म कीजिए। चलिए अब 6 नंबर भी गद्यांश हमारा काम खत्म हो गया। इसका पाठ और लेखक का नाम आपको मैं पढ़ के बता देता हूं। पढ़ के क्या बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये भी राष्ट्रीय के स्वरूप चैप्टर से ही लिया गया है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो इस गद्यांश का जो क्वेश्चन है वो है कि पुत्र का समान भाव से कौन रखती है? तो जब ये आप गद्यांश पढ़ोगे ना मेरे भाई तो इसका आंसर आपको खुद ही हो जाएगा मालूम। कि देखिए क्या पूछा था कि पुत्र को भाव से कौन रखती है? तो देखिए माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से रखती है। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। क्या पूछा था दोस्तों कि पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है? तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से रखती है। काम खत्म। देखिए 11 नंबर प्रश्न के समान अधिकार का भागी कौन है? तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का भागी है। ये भी आपको गद्यांश से ही मिल जाएंगे मेरे भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है। वे इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए इस गद्यांश का जो 5वां प्रश्न वो देख लीजिए कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनंत का असहाय हो जाएगा जिसका अंत ना हो अथवा अंतहीन है। ठीक है, और जनपद का जो अर्थ हो जाएगा जिले को। जनपद किसे कहा जाता है? जिले को कहा जाता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, काम खत्म। चलिए 7वां देख लीजिए गद्यांश। 7वां गद्यांश बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब ये जो है चैप्टर, ये किस चैप्टर से लिया गया है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों ने ले लिया। चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी आपको पूरी याद करके नहीं जाना है, रविंद्रनाथ तैयार करके जाइएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। इसका आप लोग संदर्भ कैसे लिखिएगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम कैसे लिखिएगा उसी प्रकार लिखिएगा, सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज कर दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। चलिए व्याख्या आप लोग कर दीजिएगा, व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। चलिए थोड़ा व्याख्या इसका ज्यादा बड़ा है क्योंकि देखिए गद्यांश में ज्यादा अंडरलाइन किया हुआ नहीं, अंडरलाइन तो ज्यादा नहीं किया हुआ है, यहां से यहां तक ही किया हुआ है, लेकिन व्याख्या पर तो ज्यादा किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो व्याख्या के आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया आप लोगों ने, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ले लिया। चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है कि रविंद्रनाथ ने किसे महासमुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महासमुद्र कहा है क्योंकि यहाँ की प्रगति और संस्कृति विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। अब इस गद्यांश का चौथा प्रश्न है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वर्ण आयोग के उपरांत आने वाले शक, हूण तथा नाग, यक्ष और गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। चलिए दोस्तों
अब हम 8वां पद्यांश को देखते हैं कि जो कि बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां से अंडरलाइन किया हुआ है, यहां से यहां तक हमें इसका व्याख्या करना होगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम तो आपको मालूम है कि ये भी चैप्टर अशोक के फुल चैप्टर से लिया गया है और ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आप लोग स्वयं इसका गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या आप देख लीजिए। व्याख्या भी बहुत छोटा होगा मेरे भाई, व्याख्या थोड़ा बड़ा है। देखिए यहां से बड़ा क्या है, बहुत छोटा भी है। व्याख्या होगा कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, या उन्हीं बातों की याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। ठीक है, यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, व्याख्या आपका खत्म। चलिए दोस्तों, हम इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न देखते हैं कि अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना जाता है। तो अशोक को विस्तृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना जाता है। दोस्तों मैं एक बार और बता दूं कि यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है जिस वीडियो में मैंने गद्यांश पहचानने का ट्रिक बताया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसे देख के ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया को व्यवहार को उस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मतलब मत रखिए। कई ऐसे स्टूडेंट है ना जो वीडियो को देखेंगे और उसके बाद इसका फायदा उठा के चले जाएंगे, ना ही हमें वीडियो को लाइक करेंगे ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए 9 नंबर गद्यांश है। चलिए अब यहां से यहां तक आपका खत्म। ठीक है, चलिए अब इसका संदर्भ गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम खुद लिख लीजिएगा। पाठ और आचार्य प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फुल चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसका व्याख्या का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। व्याख्या भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। वीडियो तो ऐसा लंबा ये होने वाला, ये 2 से 3 घंटा का वीडियो होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य का जीवन शक्ति का निर्माण क्यों बताया गया है। तो मनुष्य के जीवन शक्ति का निर्माण इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौदती चली आ रही है। चलिए दोस्तों 10वां जो गद्यांश वो देख लीजिए कि भगवान बुद्ध ने मार बजाए के बाद वैरागी होते। यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसको यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा बड़ा ये गद्यांश है लेकिन ले लीजिए, यहां से यहां तक ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब यहां से यहां तक आपका पूरा गद्यांश खत्म। चलिए तो गद्यांश खत्म। अब इसका जो अपना जो संदर्भ है वो आप लोग खुद लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल के चैप्टर से लिया गया है। व्याख्या क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से यहां तक ले लीजिए व्याख्या का स्क्रीनशॉट। चलिए और थोड़ा व्याख्या इसका यहां से यहां तक। चलिए हो गया व्याख्या का स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा जो प्रश्न है इस गद्यांश का वो देख लीजिए कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया। तो भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्य धारण करने वालों का समूह उत्पन्न किया। बस अब दोस्तों लास्टवा जो गद्यांश वो देख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से यहां तक के बहुत छोटा गद्यांश है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। चलिए ये भी अशोक के फुल चैप्टर से लिया गया है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर अपने से लिख लीजिएगा। रेखा चित्रांश की व्याख्या कर लीजिए। चलिए व्याख्या कर, थोड़ा व्याख्या इसका बड़ा है लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से यहां तक ले लीजिए। चलिए आज तक ले लिया। चलिए अब यहां से आपका पूरा खत्म। चलिए अब दोस्तों इस गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न है वो देखिए कि मानव वृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए। तो मानव वृत्ति का आशय व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से है, और पावन का आशय दौड़ने अथवा तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया से है। दोस्तों यहाँ पर धावन सुधार के पावन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए कि अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और चलिए यहाँ तक लीजिए। तो चलिए दोस्तों हमने 11 गद्यांश देख लिया, तो हमारा यहाँ पर 10 नंबर अब बिल्कुल ही पक्का हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा जिस वीडियो में मैंने ट्रिक बताया है गद्यांश पहचानने का। उसके बाद ये 10 नंबर देने से आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। चलिए मात्र उन्हीं 11 गद्यांश को पढ़ना है और ज्यादा आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। बस उन 11 गद्यांश को आपने पढ़ लिया, अब आपने एग्जाम में जाइएगा, ये 10 नंबर आपका है। अब हम बात करते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न की। किस पर? पद्यांश पर आधारित प्रश्न की। अब मैं आपको यहां पर टोटल 7 पद्यांश बताने वाला हूं। कितना? 7 पद्यांश बताने वाला हूं। बस इन 7 पद्यांश को आप पढ़ के अपने एग्जाम में 10 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इन 7 पद्यांशों को हम देख लेते हैं और ये जो चौथा प्रश्न है 10 अंक का, इसे हम लोग पा लेते हैं। चलिए फटाफट इन पद्यांशों को देख लेते हैं।
दोस्तों उन सातों पद्यांश को हम लोग देख लेते हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पद्यांश आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों मैं पद्यांश पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो तो लंबा है ही और वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए पद्यांश को नहीं पढ़ूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपको एक बात मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान जी मैंने आपको सात पद्यांश बताया, अब उससे आप लोग पद्यांश को याद करके नहीं जाना है। मान लीजिए कि ये जो पहला पद्यांश है इससे आप लोगों को याद करके नहीं जाना है। इसका शुरू का बस दो शब्द याद करके जाना है, लल्ला लज्जाशील पथिक, बस इस दोनों शब्दों को याद कर लीजिए। जैसे ही है कि आपके पेपर में ये दो शब्द दिखे तो आप समझिएगा कि जो मैंने पद्यांश पढ़ा है वो आ गया। ठीक है, चलिए पद्यांश का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इस पद्यांश का जो संदर्भ है वो कैसे लिखिएगा, यानी कि इस पद्यांश का कवि का नाम कैसे लिखिएगा। देखिए, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्य वंश से लिया गया है। बस इस तरह आपको पद्यांश का संदर्भ लिख देना है। ठीक है, चलिए अब रेखा चित्रांश की व्याख्या करते हैं। यानी कि जो ये आपका पद्यांश है इसमें देखिए रेखा चित्र किया गया है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। इसे व्याख्या का मतलब क्या होता है, यानी कि पहले तो आप लोग पढ़िए पद्यांश को, उसके बाद जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है ना वो लिख दीजिए, वही आपका रेखा चित्रांश की व्याख्या है। देखिए यहाँ पर व्याख्या कैसे कीजिएगा कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसकी वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उघर जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे ओंठ और मुरझाया हुआ कमल सिदर्श मुख प्रफुल्लित हो उठे। ठीक है, चलिए अब इस पद्यांश का जो प्रश्न है वो देखिए, तीसरा प्रश्न कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसे व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने की कहती हैं। अब इस पद्यांश का चौथा प्रश्न है कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। तो आंसर लिखिएगा कि राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। चलिए दोस्तों, अब इस पद्यांश का जो पांचवा प्रश्न है वो है कि कृषक लालना शब्द में कौन सा समास होगा। तो कृषक लालना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। चलिए दोस्तों हम दूसरा पद्यांश देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, रेखा चित्र किया हुआ है, यानी कि व्याख्या करना है यहाँ से यहाँ तक। चलिए याद रखिएगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ यानी कि कवि का नाम लिखना है और पाठ का नाम तो आप लोग पहले ही जो मैंने पद्यांश बताया है उसका ही जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा। रेखा चित्रांश की व्याख्या आप लोग देखिए, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यर्थ का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे को कोई संदेश भेजा है। चलिए अब इस पद्यांश का तीसरा प्रश्न लिख लीजिए कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि कृष्ण का संदर्भ कैसा है उल्लेख कीजिए। तो आंसर है कि संदेश प्रेषिका राधा ने नवजलद से कंज में नेत्र वाले शब्द कृष्ण अपने प्रेमी के लिए प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों हम तीसरा पद्यांश देख लेते हैं। तीसरा पद्यांश थोड़ा सा बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक है आपका ये पद्यांश खत्म। अब इसका भी जो इसका शीर्षक और कवि का नाम होगा वो पहले दूसरे पद्यांश जैसा होगा, तो आप लोग स्वयं लिख लीजिएगा। रेखा चित्रांश की व्याख्या देख लीजिए। रेखा चित्रांश की व्याख्या क्या करना है कि यह राधा अपने दूतिका पवन से कहती हैं कि यदि उसे किसी वृक्ष का कोई पीला पड़ा हुआ पत्ता मिल जाए तो वह उसे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के समक्ष धीरे से रख दे
और उन्हें यह बता दे कि मैं अर्थात राधा भी इसी प्रकार उन्हें भेजे गए पीले पत्ते के समान निरंतर पीली पड़ती जा रही है। ठीक है, इस पद्यांश का तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने को कहती हैं। तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती हैं कि यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो तू उसे श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना। चलिए दोस्तों, हम चौथा पद्यांश देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। बहुत छोटा है, इतना है, बस इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ले लिया। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी पद्यांश को देखते ही आप कैसे पहचान जाएंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर का लेखक कौन है। ठीक है, तो वो एक ट्रिक होगा जो कि बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अभी तो एग्जाम में थोड़ा टाइम है। एग्जाम में टाइम क्या है भाई, बहुत कम टाइम है, 1 से 2 हफ्ता का टाइम है आपके पास अब, तो मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इस पद्यांश का जो कवि और लेखक के नाम है वो आप लोग खुद आप लिख लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखे, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो कवि के अनुसार श्रद्धा जो वेशभूषा धारण किए है उसमें कहीं कहीं उसके कोमल वह सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलो मेघों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का पुष्प खिला हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पद्यांश के साथ साथ आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए रेखा चित्रांश की व्याख्या कर लेते हैं इस पद्यांश का। तो देखिए इस पंक्ति में कवियों ने श्रद्धा के संदर्भ का चित्रण करते हुए लिखा है कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ की खाल से बनी वेशभूषा धारण की हुई है। इस वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल अंग इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानो नीले बादलों में वन में कोई गुलाबी रंग का अनुपम बिजली का फूल खिला हुआ हो। ठीक है, चलिए पांचवा पद्यांश देख लीजिए जो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये भी आपके श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, इसका रेखा चित्रांश की व्याख्या करना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का हमके व्याख्या करना है। व्याख्या भी मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए क्योंकि पढ़ने लगूंगा तो यार ज़्यादा ये टाइम हो जाएगा। देखिए तीसरा जो प्रश्न है इस पद्यांश का कि सुख का नवल प्रभात कब विकसता है। तो सुख का नवल प्रभात यानी कि नया सवेरा दुख की काली रात के बीच ही विकसित होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम छठा जो हमारा पद्यांश है उसे देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पद्यांश है और यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, रेखा चित्र अंश किया हुआ है, इसका व्याख्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा इसका है रेखा चित्र अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पंक्ति में श्रद्धा मनु को देखकर कहती है कि यह तपस्वी तुम इतने थके हुए हो, उदास और निराश क्यों हो। ठीक है, अब इस पद्यांश का तीसरा प्रश्न है कि इसमें तपस्वी किसके लिए कहा गया है। तो इस पद्यांश में श्रद्धा द्वारा तपस्वी शब्द मनु के लिए कहा गया है। चलिए दोस्तों हम 7वां पद्यांश देख लेते हैं और पद्यांश को खत्म करते हैं। देखिए 7वां पद्यांश भी बहुत छोटा है, मैं नीर भरी तू दुख की बदली, बस यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है ये गीत महादेवी वर्मा के चैप्टर से लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना पड़ेगा जो कि मैंने करके रखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक पहले ले लीजिए। चलिए लिख लिया, चलिए अब थोड़ा सा और है, ले लीजिए, काम खत्म। और इस पद्यांश का जो तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री ने स्वयं को क्या कहा है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। बस आपका पद्यांश हो गया कंप्लीट। और एक वीडियो में लेके आने वाला हूं, कल ही लेके आ जाऊंगा, कल ही वो वीडियो आएगा ट्रिक वाला वीडियो जिसमें मैं आपको बता दूंगा ट्रिक कि किसी भी पद्यांश को देखते आप कैसे पहचान जाइएगा कि वो किस चैप्टर से लिया गया है और उसके कवि का नाम क्या है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं आगे की जो हमारी टॉपिक है उनको हम कवर करते हैं। तो अभी हमने पद्यांश पढ़ लिया, हमने 7 पद्यांश पढ़ लिया है। अब इन 7 पद्यांश पढ़ने के बाद
अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न होगा उसमें दो प्रश्न होंगे, क में आपसे लेखक का साहित्य परिचय पूछा जाएगा और ख में कवि का साहित्य परिचय पूछा जाएगा। दोनों ही 5-5 नंबर के होंगे। टोटल 10 नंबर के आपके साहित्य परिचय आपके एग्जाम में आने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं। अब इन 10 नंबर को हम पक्का करेंगे, हम खुद आपको यहां पर दिखाने वाले हैं कि आप कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने वाले हैं। और ये नहीं बताऊंगा कि इसी से तैयार कर लो, बल्कि अभी मैं तैयार भी कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने में वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय रख दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। अभी मैं पांचवा का क लेखक का साहित्य परिचय पढ़ा रहा हूं, ये 5 नंबर पक्का करा रहा हूं, ठीक है। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर आ जाता है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, मात्र में 4 बताऊंगा, 2 आप लोगों का लेखक का और 2 आप लोगों का कवि का, उसके बाद आप लोगों का ये 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप लोग कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने बनारस यहां पर कर लीजिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, उत्तीर्ण की थी और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली, ठीक है। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व का अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक और पौराणिक साहित्य का मार्ग का चयन किया। इन्होंने साहित्य योगदान को काफी भुलाया, इनका साहित्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मृत्यु सन 1967 में हुआ था, ठीक है। बस इतना आपको जीवन परिचय इनका लिख देना है और 2-3 आप लोगों को यहां पर इनका जो प्रमुख रचना है उसे लिख देना है। देखिए, एक पृथ्वी पुत्र लिख दीजिएगा, माता भूमि लिख दीजिएगा, भारत की एकता और कला और संस्कृति लिख दीजिएगा। अपने साथ कोई भी लिख सकते हैं, 2 या 3 आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। दोस्तों, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय देख लेते हैं, और यह हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देख लिया, अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन परिचय में लिखिएगा, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृति के प्रखंड विद्वान थे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आगे लिखेगा कि अतः इन्हें ज्योतिषी और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्चारण स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से तथा 1957 में भारत सरकार ने पद्मभूषण की उपाधि से विभूत किया, यानी कि सम्मानित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे, और इनकी जो मृत्यु थी वो थी 29 मई 1969 को परलोक सिधार गए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बस साहित्य योगदान देख लेते हैं इनका। साहित्य योगदान में क्या है, मतलब जो साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है उसके बारे में हमें लिखना होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने एक बात बताना भूल गया, मैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्य पर योगदान नहीं लिखा है, तो वो अपने से आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से देख के, ठीक है। माफ कीजिएगा दोस्तों, इतना बड़ा वीडियो बनाने में 1-2 मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। साहित्य योगदान में लिखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त
कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृति के पाखंड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्रचलितता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को दिलीट तथा पद्मभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको 1 से 2 रचनाएं इनका लिख देना है। अशोक का फूल, कुटज, विचार परवा, आलोक परवा, कबीर आदि। बस इतना आप लोग कर दीजिएगा, आपका 5 नंबर फिक्स है। चलिए दोस्तों हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं। लेखक के साहित्य परिचय जो कि 5 नंबर वो मैंने बिल्कुल पक्का करा दिया है। आप लोगों को 2 लेखक का साहित्य परिचय बताया, एक वासुदेव शरण अग्रवाल का और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिससे आपका 5 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो गया। अब हम बात करेंगे 5वां की कवि का साहित्य परिचय के बारे में। ये 5 अंक आप कैसे पक्का करें। तो दोस्तों मात्र मैं आपको दो कवि का जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय दिखाने वाला हूं, उसके बाद ये भी आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए फटाफट उन दोनों कवि का जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय पढ़ लेते हैं और ये भी 5 नंबर हम अपने हाथों में ले लेते हैं। हम 2 कवि का जीवन परिचय देखने वाले हैं, एक जयशंकर प्रसाद का और एक महादेवी वर्मा का। उसके बाद हमारा ये भी 5 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय में क्या होता है कि इनके जीवन के बारे में लिखना होता है और साहित्य परिचय में जो इन्होंने साहित्य में योगदान दिया है उसके बारे में लिखना होता है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म, ये जीवन परिचय है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता एक व्यापारी थे, साथ में ही साहित्य प्रेमी भी थे। प्रसाद जी की शिक्षा का व्यवस्था उनके पिता ने उचित की थी यानी जो इनकी व्यवस्था थी जयशंकर प्रसाद की शिक्षा की इनके पिता ने अच्छी तरीके से कराई। जयशंकर प्रसाद ने इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगाली भाषा का ज्ञान जो था वो सीख ली, ठीक है। इनकी उच्च शिक्षा के लिए कॉमन्स कॉलेज में नाम लिखवाया, लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगा, इसलिए विद्यालय छूट गई। इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका जीवन बहुत ही सरल था। पूरी पारिवारिक खर्च तथा 3 पत्नियों की मृत्यु के साथ साथ अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। इन सब के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। चलिए दोस्तों अब इनका साहित्य परिचय भी आप लोग लिख दीजिएगा। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथककार तथा उपन्यासकार भी थे, ठीक है। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है, ठीक है। अब इसके बाद इनका लिखने के बाद जीवन परिचय और साहित्य परिचय लिखने के बाद 1-2 आपको रचनाएं लिख देनी है। एक कमायनी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप, कंकाल आदि। ये नहीं कि आप यही लिखिएगा, आप कोई भी रचना इनका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अब हमने इनका जो जयशंकर प्रसाद हैं इनका हमने साहित्य परिचय देख लिया। अब हम महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय और साहित्य परिचय वो देखिए। जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित काव्यस्थ परिवार में सन 1907 में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद शर्मा भागलपुर के कॉलेज प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमा रानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे, ठीक है। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अनंत वे एक प्रसिद्ध कवि यात्री यानी कि जो महादेवी वर्मा थे उनकी जो पिताजी थे वो एक शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, और इनकी जो मम्मी थी हेमा रानी परम वो एक आदर्श महिला थी, धार्मिक महिला थी, और इन सबका जो गुण है वह महादेवी वर्मा में पड़ा और ये एक प्रसिद्ध कवयित्री सिद्ध हुई। प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासकी और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्या ज्ञान पीठ में
प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। इनके पति श्री रूपनारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। यानी कि जो महादेवी वर्मा थी वो काफ़ी एमए की संस्कृत से, उसके बाद ये प्रयाग महिला के विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई और इसकी इनका 9 साल की उम्र में ही इनका शादी कर दिया गया, किनके साथ, रूपनारायण के साथ, जो कि एक डॉक्टर थे। लेकिन इनका जो बीच का रिश्ता था वो अच्छा नहीं था, उनका जीवन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, विवाहपरांत ही इन्होंने एमए, बीए और एमए परीक्षा समनाहित ही उत्तीर्ण की। यानी कि जो ब्याह के बाद एमए और बीए जो परीक्षा था, यहाँ पर डबल एमए हो गया तो इसको काट दीजिएगा एक को, तो यानी एमए और बीए परीक्षा के ब्याह के बाद ही समानंद सहित उत्तीर्ण की। ठीक है, महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। कुछ समय तक ये चांद पत्रिका के संपादक भी रहे। ठीक है, 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, चलिए अब इनका साहित्य परिचय देख लेते हैं, यानी कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है वो देख लेते हैं। देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की वृत्त, चतुष्टय, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका के संपादक करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। बस इतना लिखने के बाद इनका 2-3 रचनाएं लिख देना है, निहार, निर्जा, दीपशिखा, यमा आदि, उसके बाद काम खत्म। तो दोस्तों अब हमने कवि का भी जो 2 जीवन परिचय देख के 5 नंबर पक्का कर लिया है। चलिए दोस्तों अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। दोस्तों अब हमने क्या किया, 10 नंबर ये भी पक्का कर दिया। अब हम छठा प्रश्न की 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें आपसे कहानी का सारांश अथवा उपदेश पूछा जाएगा। 5 नंबर का आएगा पिज्जा में, जो कि 6वां नंबर प्रश्न होगा। दोस्तों ज्यादा नहीं, बस मैं आपको 2, एक तो पंचलाइट और दूसरा आपका बहादुर कहानी का उपदेश बता देता हूं। उसके बाद आप अपने एग्जाम में 5 नंबर तोड़ फोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए फटाफट उन दोनों का उपदेश देख लेते हैं और ये भी 5 नंबर हम बिल्कुल ही पक्का कर लेते हैं। चलिए फटाफट इनको हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर पक्के कर लेते हैं। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देख के और बहादुर कहानी का उद्देश्य देख के। सबसे पहले हम पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में अगर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आ जाता है तो आप लोग किस तरह लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग 2 लाइन लिखिएगा कि पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा निम्नलिखित है। समीक्षा बोलिए या उपदेश बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग डालना है, शीर्षक, और इसमें लिखना है 2-3 लाइन कि कहानी का शीर्षक पंचलाइट एक सार्थक और कलात्मक शीर्षक है। यह शीर्षक संक्षिप्त और उत्सुकता पूर्वक है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठ्य कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात गैस का लालटेन। शीर्षक ही कथा का केंद्र बिंदु है। बस इतना आपको शीर्षक टॉपिक में लिख देना है। उसके बाद अगला हेडिंग डालना है कथानक। अगला हेडिंग क्या डालना है दोस्तों, कथानक। फिर लिखना है कि महत्व। अब कथानक में आपको क्या लिखना है, कहानी लिखना है, जो मैं अभी पढ़ के आपको बताऊंगा। ये कहानी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार लिख लीजिएगा, खुद ही आपको ये कहानी बढ़िया से याद हो जाएगा और बहुत ही मस्त कहानी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, महतो टोली के सरपंच पेट्रोमैक्स खरीद लाए। यानी कि एक टोला है जिसका नाम महतो है और उसके जो सरपंच हैं वो पेट्रोमैक्स खरीद लाए, यानी कि जो गैस का जो लालटेन था वो खरीद लेके आए। ठीक है, परंतु इसे जलाने की विधि वहाँ कोई नहीं जानता था। जो महतो टोली थी जिसके सरपंच पेट्रोमैक्स खरीद लेके आए, लेकिन जो पेट्रोमैक्स जलाने की विधि थी उस मोहल्ले में कोई नहीं जानता था। दूसरे टोले वाले इस बात का मजाक उड़ाते थे। अब महतो टोले का एक व्यक्ति पंचलाइट जलाना जानता था। वह कौन था भाई, तो वह गोधन था, किंतु वह बिरादरी से बहिष्कृत था, यानी कि उसे बिरादरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वह मुनरी नामक लड़की का प्रेमी था। उसकी ओर प्रेम की दृष्टि रखने और सिनेमा के गीत गाने के कारण ही सरपंच ने उसे बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया। यानी कि जो टोला था जो उसमें बस एक ही व्यक्ति को पंचलाइट जलाने आता था जिसका नाम गोधन था।
ठीक है। अब उस गोधन, लेकिन गोधन जो था वो बिरदारी से बहिष्कृत था, क्योंकि वो मुन्नी नामक लड़की से प्रेम करता था, और जब भी उस लड़की को देखता था ना तो मतलब प्रेम की दृष्टि से देखता था, और जो सिनेमा की गाना होती हैं उसे गाता था, जिसके वजह से जो सरपंच थे उसे अपने बिरदारी से क्या कर दिए थे, बहिष्कृत कर दिए थे। मुनरी, अब जब वहां पर पता चला कि यार इसका विधि तो कोई नहीं जानता इसके जलाने में, तो मुनरी बोली कि इस बात की चर्चा करते हुए बोली कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, इस समय जाति का प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अतः गोधन को पंचायत में बुलाया जाता है, वो पंचलाइट को स्पिरिट के अभाव से गरी के तेल से ही जला देता है। फिर क्या होता है कि जो आपका जो गोधन है उसे बुलाया जाता है पंचायत में, और बोला जाता है कि पंचलाइट जलाओ, और वो गरी के तेल से ही पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, देखिए पंचलाइट बोलिए या इसे गौस का लालटेन बोलिए, चाहे आप इसे, यहाँ पर मैंने एक और शब्द लिख रखा है, चाहे आप इसे पेट्रोमैक्स बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए जब जला दिया, जब जो गोधन था वो जब पंचलाइट को जला दिया, तब क्या कि अब न केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उसे मौनकुल आचरण की भी छूट मिल जाती है। पंचलाइट की रोशनी से गांव में उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, गोधन ने जब पंचलाइट जला दिया तो भाई उसका सारा प्रतिबंध हट गया, उसको बिरदारी से फिर से वापस ले लिया गया, और उस पर जितने भी उस पर प्रतिबंध थे वो सारे हटा दिए गए। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है वो तो दो तीन लाइन लिख देना है इसी में। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आवश्यकता किसी भी बुराई को अनदेखा कर देती है। बात सही है मेरे भाई, अगर आवश्यकता पड़ती है ना तो कोई भी चीज की बुराई नहीं दिखती है, सिर्फ अच्छा ही दिखती है। अब जैसे कि आप ही लोग बताओ, अभी आप लोगों का एग्जाम है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े हो, चैनल को उतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम आप लोगों का खत्म होगा, कौन सर थे, कौन तैयारी कर रहा था, सब भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, तो ये बात गलत है। कथनांक सचेत, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक और यथार्थवादी है। कौतूहल और गतिशीलता के अलावा इसमें मुनरी तथा गोधन का प्रेम प्रसंग बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब तीसरा आपको इसमें हेडिंग डालना है, पात्र तथा चरित्र चित्रण। इसमें लिखना है कि रेणु जी ने इस कहानी का सामान्य ग्रामीण वातावरण से सीधे साधे लोगों को पात्रों के रूप में चुना है। कहानी के पात्र वर्गत हैं, कहानीकार ने स्वयं ग्रामीण यथार्थ को भोगा है, इस कारण पत्र पर चरित्र चित्रण स्वाभाविक तथा सजीव है। ठीक है, कहानी के पात्र दो वर्ग के हैं, एक वर्ग में रूढ़िवाद, जातिवाद तथा स्त्रो आदि दोष व्याप्त है, तो दूसरे वर्ग में गोधन और मुनरी है। ये जाति पाति या राग द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ते। गोधन निडर है, वह गाने गाकर तथा आंख फटकाकर अपने प्रेम को प्रदर्शित कर देता है। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और लिखना है कि परंतु मुनरी भोली भाली लज्जाशील ग्रामीण बालिका है। लेखक ने पत्रों को चयन बड़ी चतुराई से किया है। इस कहानी के सभी पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। कहानी के ग्रामवासियों की मानवृत्ति का परिचय बड़े जीवंत और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में लेखक की विशेष सहायता मिली है। तो दोस्तों बस इतना आपको अपने एग्जाम में करके आना है, इतना लिख देना है। अब लास्ट वाला हेडिंग बनाना है वो है उद्देश्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेडिंग आपको जरूर लगा के आना है। ठीक है, इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती है, जिसमें स्पष्ट है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार को परंपरा के व्यर्थ साबित कर देती है। कहानी का आरंभ, मध्य और अनंत मनोरंजन एवं कौतूहलोदर था। पाठ्य के मन में कहाँ चले आए मेरे भाई, जानते इस पर क्लिक हो जा रही है, जो चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक हो जा रही है, इसकी वजह से मैं ऊपर चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर थे कि आगे देखिए, पाठन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आगे क्या होगा। रेणु जी की सभी कहानी अंचालिक है, जिनमें निम्न वर्गीय ग्रामीणों के जीवन को साकार किया गया है। ठीक है, उनके पंचलाइट कहानी भी कहानी कला के सभी पहलुओं पर भारी खड़ी उतरती है। तो दोस्तों बस इतना आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख देना है, उसको आपको बाद बढ़िया से 5 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बहादुर कहानी का भी उद्देश्य देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जो बहादुर कहानी है उसका उद्देश्य देख लीजिए। आपको लिखना है पहले 2-3 लाइन कि आधुनिक कथा जगत के प्रेमचंद्र की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणीय हैं। इनकी कहानियों में मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के पारिवारिक परिस्थितियों के सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नामक के नेपाली लड़के पर आधारित एक समस्या मूलक कहानी है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की सजीव समीक्षा यहाँ प्रस्तुत है। ठीक है, फिर अगला हेडिंग डालना है आपको शीर्षक, और उसमें 2 लाइन लिखना है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लघु आकर्षण सरल तथा सार्थक है। कहानी कथा इसके प्रमुख पात्र बहादुर के चारों ओर घूमती है, अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी का एक सफल रचना है। दोस्तों शीर्षक में लिखना क्या रहता है, अभी मैंने पंचलाइट भी पढ़ाया तो उसमें मैंने नहीं बताया कि शीर्षक में लिखना क्या होता है। शीर्षक में बस आपको कहानी जो है ये बहादुर जो कहानी है या पंचलाइट कहानी उसके बारे में थोड़ा बड़ाई कर देना है। इस जैसे इसमें मैंने बड़ाई किया वैसे आपको बड़ाई करके लिख देना है बस। अब लिखना है अगला हेडिंग जो कि मेन हेडिंग है कथानक। इसमें आपको कहानी जो मैंने बताऊंगा वो लिखना है। देखिए कहानी बहुत मजेदार है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने समाज के वर्ग वेद को उजागर किया है। बहादुर एक लड़के का नाम है जो कि 12 से 13 वर्ष की उम्र का एक गरीब बालक है। वह एक साधारण परिवार में नौकर है जिसका मुख्य स्वयं लेखक है। प्रारंभ में तो उसका परिवार में पालतू पशु पक्षियों की तरह बड़ा आदर सत्कार होता है और वह भी बड़ी मेहनत व लगन से काम करता है। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बालक था जिसका उम्र 12 से 13 वर्ष था और वो एक परिवार में नौकर का काम करता था। ठीक है, और वो परिवार में जिस परिवार में वो नौकर का काम करता था वो सभी परिवार वाले उसे पालतू जानवर की तरह क्या करते थे, आदर सत्कार देते थे, यानी प्रेम करते थे। ठीक है, और जो बहादुर था वो भी मेहनत और लगन से काम करता था। किंतु कुछ दिनों बाद वो लेखक के बड़े लड़के किशोर और उसकी पत्नी निर्मला द्वारा डांट मार खाने लगता है। यानी जो बहादुर था वो किशोर और उसकी पत्नी निर्मल द्वारा, जो उसके मालिक थे और जो उनकी पत्नी थी, उसके द्वारा मार खाने लगता है। उससे अपनी रोटी स्वयं सेक लेने को भी कहा जाता है। एक दिन घर में आए कुछ रिश्तेदारों ने द्वारा बहादुर के ऊपर चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। कुछ दिन बाद उस घर में रिश्तेदार हैं और वो क्या किए कि बहादुर जो लड़का था उसे चोरी करने का आरोप लगा दिया। ठीक है, और आगे देखिए, और लेखक द्वारा बहादुर की मारा पीटा भी जाता है। पत्थर की एक सील के टूटे जाने और समस्त परिवारजनों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने के कारण वह उस घर से भाग जाता है। वह अपने साथ घर का और अपना कोई भी सामान नहीं ले जाता। बहादुर के चले जाने के बाद परिवार के लोगों को बहादुर की गुणों अनुभूति होती है और वे अपने द्वारा उसके प्रति किए गए अमानवीय व्यवहारों से पछतावा करते हैं। ठीक है, यही कहानी था, बहुत ही मजा आया होगा, आशा करता हूँ। कहानी के कथानक यानी क्या होता है, कहानी जो आपका पढ़ के होता है वही कहानी। कथानक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या प्रधान है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही शर्मा का शोष नहीं करते हैं, वरन सामान्य मध्य वर्ग भी इस कृत्य में पीछे नहीं है। इस प्रकार कथानक तत्व की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। बस अब आपको लास्ट हेडिंग डालना है उद्देश्य, जो कि मेन हेडिंग है। अब इसमें लिखना है कि इस कहानी का उद्देश्य समाज को उत्पन्न वर्ग संघर्ष की मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार उच्च नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और सेवा सदनों का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पछतावा का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निधर का वर्ग भेद मानवीय भावनाओं को ही कम कर सकती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों हृदयों का परिवर्तन और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार बनाने रखने का संदेश देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बहादुर कहानी का उद्देश्य भी देख लिया, पंचलाइट कहानी का भी उद्देश्य देख लिया, यानी कि हमारा जो 5 नंबर है इसका वो हमारा पक्का हो गया। चलिए दोस्तों हम आगे अपना जो अगला टॉपिक है उसे हम लोग कवर कर लेते हैं।
दोस्तों हम 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे जो आपके जिले के अनुसार खंड काव्य दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का होगा। देखिए दोस्तों, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप जिस जिले से हो उस जिले का खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। यदि आप कोई भी जिले से, जैसे कि आप बलिया जिले से हो, मऊ जिले से हो, कानपुर से हो, आप कहीं से हो, आपने आप टीचर से जाइए, जाके वहां से पूछिए कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, हमारे जिले के कौन से खंड काव्य है, वो आपको बता देंगे। तो आप लोग उसे तैयार करके ये 5 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक दिन का इसका काम है, एक दिन में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर तैयार नहीं होता है तो आप लोग अपने जिले का नाम लेके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को खंड काव्य बता दूंगा। ठीक है, या आप लोग व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिएगा, वहां पर मैं आप लोगों को खंड काव्य का फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। आप जिस जिले से होंगे आराम से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 8 नंबर हम प्रश्न की बात करेंगे जो कि संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा। टोटल 7 नंबर का होगा, ये 8 नंबर प्रश्न होगा आपके एग्जाम के हिंदी के पेपर का। दोस्तों ये 7 नंबर कैसे पक्का करेंगे, मात्र मैं आपको 7 संस्कृत का गद्यांश बताऊंगा। इन 7 संस्कृत का गद्यांश को आप पढ़ के अपने एग्जाम में ये 7 नंबर पा सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट उन गद्यांशों को देख लेते हैं, उन 7 गद्यांश को देख लेते हैं और ये भी 7 नंबर जो है ये हम पा लेते हैं। चलिए फटाफट उनको हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों उन 7 संस्कृत गद्यांश को देख के हम उसका भी 7 नंबर पक्का कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला जो संस्कृत गद्यांश है वो आपके सामने है। मैं पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी गद्यांश को देखते आप कैसे पहचान जाओगे कि जो हमने तैयार किया था वही गद्यांश आया है। देखिए दोस्तों आपको पूरा गद्यांश पढ़ के नहीं जाना है, ना ही पूरा गद्यांश को तैयार करके जाना है। शुरू का बस 2 शब्द याद कर लीजिएगा, धनोदय भारत देशा। बस इसको ध्यान में रख के जाइएगा और जैसे ये शब्द दिखे समझ जाना कि जो सर ने बताया था वही आया है। चलिए यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस गद्यांश का। ले लिया, चलिए थोड़ा सा और है, ले लीजिए। चलिए यहाँ से काम खत्म इस गद्यांश का। ठीक है, अब इसका संदर्भ लिखिएगा कैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषाएं महत्व शीर्षक पाठ से लिया गया है। बस देखिए अब संस्कृत का जो इसका अनुवाद करना होता है, आपके एग्जाम में जो संस्कृत का गद्यांश आता है उसका बस 2 चीज ही करना रहता है, एक संदर्भ लिखना रहता है, एक अनुवाद, बस और कुछ नहीं। इसके नीचे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया रहता है। ठीक है, चलिए इसका अनुवाद होगा कि यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों की पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, ऊंचे भावों को उत्पन्न करने वाली, सदराशि को जन्म देने वाली देवाणी यानी कि संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों की इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी मानना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं, किसी की अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख कर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महाश्रियों ने दिव्यवाणी यानी कि देवताओं की भाषा कहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो इसका गद्यांश वो देख लीजिए। इसको भी पूरा रट के नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से ले लिया। चलिए बस 2 शब्द, संस्कृत साहित्य से सरस, बस इतना आपको ध्यान में रख के जाना है। इसको भी याद नहीं करना है, बस ध्यान में रख के जाना है कि ये शब्द आ जाए तो समझ जाना कि जो सर ने बताया था वही आया है। अब इसका संदर्भ आप लोग पहले जो मैंने बताया है वही उसी का संदर्भ होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका अनुवाद है कि संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्यापक सुनिश्चित है। इसकी गद और पद में ललित्य यानी कि जो सौंदर्य है, भाव का बोध यानी कि ज्ञान कराने की क्षमता और आदित्य क्रम धुरता, कानों का प्रिय लगना है। ठीक है, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा अन्य कोई नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्र, उदारता, ईर्ष्या या देशरहित होना, क्षमा तथा अन्यान्य अनेक गुण में इसके साहित्य के अनुशील से उत्पन्न होते हैं। बस अब
अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो पद्यांश वो आपकी स्क्रीन पर है, ये भी इतना ही है जहां तक आपको दिख रहा है, बस यहाँ तक ही है। ठीक है, चलिए अब इसका भी एक दो शब्द याद कर लीजिएगा, संस्कृत साहित्य से आदि कवि। बस अब देखिए इसमें संदर्भ भी पहले ही वाला ऐसे होगा, क्योंकि तीनों जो गद्यांश है ये एक ही चैप्टर से लिए गए हैं, संस्कृत भाषाएं महत्व चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, इसका अनुवाद आप लोग देख लीजिए कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महाश्री वेदव्यास्य, कवि कुलगुरु कालिदास, भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज ही पाठकों को हृदय में विराजते हैं, अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यह भाषा हमारे लिए माता को समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं का सर्वाधिक प्राचीन और एवं श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं की देवानी मुख्य, मधुर और दिव्य और लौकिक है। ठीक है, चलिए चौथा देख लीजिए गद्यांश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए दो शब्द याद करके जाना है, महामानवीय मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसका संदर्भ लिखवा देता हूं क्योंकि दूसरे चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में महात्मा मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। बस अब इसका अनुवाद लिखिएगा कि महात्मा मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठा परिवार में हुआ था। इनके देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं। इनके पिता पंडित बैजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मयूर सेडल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषा से मनुष्य का मन मोह लेते थे। ठीक है, बस इतना कर देना है। ठीक है, अब पांचवा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो गद्यांश है संस्कृत गद्यांश, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा और है, बस यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। ये भी आपको यहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया एक बार मैं बता देता हूँ। ये भी आपके महात्मा मालवीय ही चैप्टर से लिया गया है, ये भी गद्यांश। ठीक है, चलिए इसका भी ज्यादा याद करके नहीं जाना है। दो शब्द महापुरुष लौकिक, बस इतना याद करके जाना है, महापुरुष लौकिक शब्द याद करके जाना है। ठीक है, इसका भी संदर्भ आपके चौथे जो संस्कृत पद्यांश है उसके जैसा ही होगा। बस आप अनुवाद का यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ले लिया, चलिए अब थोड़ा सा और है इसका अनुवाद, यहाँ से यहाँ तक है। चलिए अब दोस्तों हम छठा जो पद्यांश है उसे देखते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा पद्यांश है, लेकिन यहाँ से पद्यांश तो याद करके जाना नहीं है, या बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस शुरू का एक शब्द हिंदी संस्कृता दांडगलस्य भाषाणु, बस इतना ही याद करके जाना है, काम खत्म। ठीक है, चलिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस गद्यांश का, चलिए काम खत्म। अब इसका संदर्भ भी कैसा होगा, जो आपका चौथा और पांचवा का संदर्भ है वही इसका होगा। ठीक है, तो अपने से आप लोग लिख लीजिएगा। अनुवाद आप लोग देख लीजिए, इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए यह निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ तक ले लीजिए, चलिए भांति तक ले लिए, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक खत्म। तो दोस्तों हम बस 6 ही देखेंगे। अभी मैंने आपको बोला 7 दिखाने के लिए, लेकिन 7 नहीं देखेंगे, 6 ही देखेंगे, कहेंगे 6 ही काफ़ी है हमारे इस ये 7 नंबर पाने के लिए। तो बस 6 काफ़ी आप लोगों के लिए, 6 तैयार करके जाइए, 100% इसी में से आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका 8 नंबर प्रश्न है उसमें संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि 7 नंबर का। ये हमने 7 नंबर कर लिया पक्का। अब जो 8वां का ख होगा वो संस्कृत का पद्यांश यानी कि श्लोक होगा। इसे आप पद्यांश बोलो या श्लोक बोलो, बात बराबर है। और ये भी आपकी एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। तो इसे कैसे पक्का कर रहे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका अभी तक मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको नहीं बताऊंगा। आपको मैं बता देता हूं कि आपको किस चैप्टर से इसे तैयार कर लेना है। आपको जो यहां पर दिख रहा है सुभाषी रतानी, इस चैप्टर से आपको बस जितने भी श्लोक हैं उसको तैयार कर लेना है अपने क्वेश्चन बुक से। उसके बाद ये 7 नंबर आपका है। यह आपसे तैयार नहीं होता है
तो कोई बात नहीं, इस चैनल से जुड़ जाइए। कल सुबह ही मैं ये जो संस्कृत का पद्यांश से इसे पक्का करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहां पर टोटल कितने नंबर पक्का कर लिया है, जरा उसे हम लोग गिनते भी तो लें। देखिए ये 10 नंबर पक्का है, 10 10 20 और 20 5 25 5 30 30 5 35 5 40 और 40 यहां पर 7 आपका 47 और 47 7 टोटल यहां पर लगभग हमारा 55 से 60 नंबर पक्का हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम दोस्तों अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा उसे देखते हैं। अब हमारा जो 9 नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा, जो 9 नंबर प्रश्न होगा आपके एग्जाम में, वो होगा मुहावरों का अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग। यानी कि 9 नंबर में आपको मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखना होगा और उसे वाक्य में प्रयोग करना होगा, जिसमें आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो। तो दोस्तों मैं आपको ज्यादा नहीं, मात्र यहां पे 9 मुहावरा बताने वाला हूं, इसको कंप्लीट कर दो, उसके बाद आपका काम बन जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि इससे ज्यादा हम कंप्लीट कर दे मुहावरा, तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से भी और तैयार कर सकते हो, लेकिन ये जो 9 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दोस्तों सबसे पहला है कि दाल में काला होना यानी कि संदेह होना। मैं इसमें वाक्य का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग वाक्य का प्रयोग कर लेना। जैसे कि मैंने यहां पर दे देगा कि बताइए दाल में काला होना का अर्थ क्या है, तो आप लोग कहिएगा संदेह होना, और इसका अर्थ आप लोग लिख सकते हैं। क्या अर्थ है इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि सरकारी परीक्षा में, सरकारी एग्जाम, सरकारी नौकरी के परीक्षा में दाल में कला है, ऐसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। या आप कह दीजिए, आप अपने से कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि राम की पढ़ाई में दाल का कला है, ऐसे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दूसरा मुहावरा नमक मिर्च लगाना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा देना। आप जैसे कि आप कह सकते हो कि राम ने मोहन को नमक मिर्च लगा दिया, यानी कि उसको उसकी बात को बढ़ा चढ़ा दिया। तीसरा देखिए तलवार की धार पर चलना, यानी जोखिम मोल लेना, जोखिम भरा काम करना, यानी कि आप कह सकते हो कि तुम ये काम मत करो, ये तलवार की धार पर चलना जैसा है, ठीक है। इस तरह आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा होगा उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ है स्वार्थी होना, ठीक है। पांचवा देख लीजिए उल्टी गंगा बहना, यानी परंपरा के विरोध कार्य करना। छठा देख लीजिए आंखों का तारा होना, यानी अत्यधिक प्रिय होना। सातवां देख लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज, ठीक है। आठवां देख लीजिए पापड़ बेलना, यानी कि कष्ट सहना। नौवां देख लीजिए दांतों तले उंगली दबाना, यानी दंग रह जाना, ठीक है। तो बस इन 9 को तैयार कर लीजिए, और मुहावरा तैयार करना चाहते तो आप क्वेश्चन बुक से जो इंपॉर्टेंट है उसे आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन 9 को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये भी आपका 2 नंबर आपके अब हाथों में है। अब हम बात करेंगे 10वीं प्रश्न के अंतर्गत। 10 में आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, क और ख। क में आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 10 का जो क होगा वो किस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए आपसे कहेगा कि जैसे दे देगा कि सुरेंद्र का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सूरा प्लस इंद्र, सूर्य प्लस नद्र, सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र। इन चारों में से कोई ऑप्शन सही है उसे आपको लिखना होगा। तो आपको संधि विच्छेद पढ़ने का जरूरत नहीं है, मात्र मैं आपको यहां पर जो संधि विच्छेद बता रहा हूं इसे आप लोग तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपका काम यहां पर बन जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको रख रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। देखिए सबसे पहला साक्षर, यानी कि स्व प्लस अक्षर। दूसरा कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। देखिए वधुत्व, इसका हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय। अब दोस्तों देखिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या है कि आपसे मानिए कि शिक्षालय ना पूछ के पुस्तकालय पूछ दे, तो पुस्तक प्लस आलय। अगर लास्ट में लय दिख जा रहा है तो उसे आलय में तोड़ देना है, जैसे कि यहां पर विद्यालय, तो यहां पर विद्या प्लस आलय। अब देखिए यहां पर सूर्योदय है तो सूर्य प्लस उदय, यानी अगर दय दिख जाए तो उदय लिख देना है तोड़ के। तो आप इसका लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, चंद्रोदय का क्या हो जाएगा, शिवालय का क्या हो जाएगा बताइए, परमेश्वर का हो जाएगा परम प्लस ईश्वर। तो हमने यहां से यहां तक का संधि विच्छेद देख लिया। चलिए अब नीचे और जो है उसे भी देख लेते हैं। नीचे जो है आपके वो है अंतरामा, यानी अंतर प्लस आत्मा। तथेति, तथा प्लस इति। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। और इसी पर आप महेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र का संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। अत्याचार, अति प्लस आचार। यद्यपि, यदि प्लस अपि। स्वागतम,
सु प्लस आगतम इत्यादि, यानी कि इति प्लस आदि, नयनम ने प्लस अनम, नायक ने प्लस अंक, पवन पो प्लस अन, पावक पो प्लस अंक, नाविक नौ प्लस एक, गायक गय प्लस अक, पवित्रम पो प्लस इत्रम और उपोषित उप प्लस ओसित। बस इतना आप लोग संधि विच्छेद तैयार कर लीजिए, आपका संधि विच्छेद का काम बन जाएगा, आपको संधि विच्छेद पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। दोस्तों आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि संधि विच्छेद कौन कौन से कंप्लीट करने हैं, बस ये कर लीजिए, आपका संधि विच्छेद का काम बन जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि पीडीएफ इसका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यार ये कॉपी में लिखा हुआ है तो पीडीएफ में नहीं बना पाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात करेंगे हम 10वां का क नंबर हो गया, 3 नंबर पक्का हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर 10वां का ख विभक्त और वचन का, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के आएगा, बहुकल्पीय के रूप में आएगा। अब इसे कैसे पक्का करना है, आपको पूरा बुक का विभक्त और वचन नहीं पढ़ना है, मात्र इनको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार पूछेगा। ये कह देगा आत्मना का विभक्त और वचन है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तृतीय और एक वचन, षष्ठी और बहुवचन, चतुर्थ और द्विवचन, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ज्यादा नहीं तैयार करना है, बस इनको तैयार कर लो, आपका काम बन जाएगा। देखिए पहला है आत्मना, और इसका जो विभक्त है वो तृतीय है, और इसका वचन एक वचन है। आत्मने चतुर्थी और ये एक वचन है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका विभक्त है, और ये जो दिख रहा है ये वचन है। ठीक है, आतामनी सप्तमी है विभक्त, और इसका वचन है एक वचन। राग ये आपका चतुर्थी विभक्त का है, और इसका वचन एक वचन है। राजानम ये आपका द्वितीय विभक्त का है, और ये भी एक वचन का है। राजाभ्यम ये मत तैयार कीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए अभी आगे देखिए, नामना तृतीय विभक्त का है, एक वचन। नामने ये चतुर्थी विभक्त का है, एक वचन। नामनो ये षष्ठवी विभक्त का है, द्विवचन। जगती ये सप्तमी विभक्त का है, एक वचन। बस इतना को कंप्लीट आप लोग कर लीजिए, रट्टा मार जाइए, आपका ये भी 2 नंबर 100% पक्का। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर, और 11 के अंतर्गत आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, क ख ग घ। यहां पर क लिख लीजिएगा। ठीक है, क ख ग घ प्रश्न पूछे जाएंगे। क में आपसे होगा शब्द युग्मों का सही अर्थ, शब्द युग्मों का सही अर्थ पूछा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। अब इसे कैसे पक्का करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बस आपको इतना तैयार कर लेना है शब्द युग्मों का, उसके बाद ये भी 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये आपके एग्जाम में पूछा किस प्रकार जाएगा, वो दे दीजिएगा। देखिए यहां पर युग, देखिए यहां पर शब्द क्या है, ये शब्द युग्म क्या है, शब्द युग्म। शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है, युग्म क्या अर्थ होता है, जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा, यानी कि शब्द का 2 जोड़ा दिया जाएगा और उसका अर्थ बताना होगा। जैसे कि आपकी एग्जाम में पूछ देगा अंबुज डैश अम्बुद, और इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अंबुज का अर्थ क्या होता है वो बताइए, अबुद का अर्थ क्या होता है वो बताइए, और डैश का मतलब होता है और। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। अब तो हमने जान लिया कि हमारे एग्जाम में प्रश्न किस पर का पूछेगा, और जो इंपॉर्टेंट शब्द युग्म है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला स्वर्ण और डैश श्रवण, यानी कि स्वर्ण होता है उसका जो अर्थ होता है कान होता है, डैश का अर्थ और होता है, श्रवण का अर्थ भिक्षु होता है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। वसन व्यसन, वस्त्र और आदत, अंश अंश डैश अंशु, भाग और किरण, बात और बात डैश वात, बातें और हवा, द्रव डैश द्रव्य, तरल पदार्थ और धन, स्वर्ण डैश स्वर्ण सोना और उच्च जाति। ठीक है, अंश और हंस ये अगर आ जाए तो कंधा और हिस्सा हो जाएगा। अभय और उभय आ जाए तो निडर और दोनों हो जाएगा। अभय का अर्थ होता है निडर, उभय का अर्थ होता है दोनों, डैश का अर्थ होता है और। ठीक है, अम्बुज और अम्बुद अगर आ जाए तो कमल और बादल हो जाएगा, डैश का और हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना आप लोग शब्द युग्म तैयार कर लीजिए, आपका ये 2 नंबर आपके हाथ में हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे 11वां का ख नंबर प्रश्न है, एक शब्द का 2 अर्थ जो कि
1 नंबर का नहीं 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसे कैसे तैयार करना वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा किस तरह जाएगा। देखिए इस प्रकार पूछा जाएगा, बोल देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना होगा, तो आपको यहां पर 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको ज्यादा इसका तैयार नहीं करना। अब मैं बताता हूं कौन कौन से तैयार करने हैं एक शब्द के 2 अर्थ। देखिए यहां पर जो जो बताऊंगा बस उसे तैयार करना है। अंबर, वस्त्र, आकाश, अली, सखी, भौरा, अक्र, सूर्य, मदार, ये सब क्या है? ये सब आपके शब्द हैं और इनके 2-2 अर्थ हैं। ठीक है, अक्षत, अखंड, चावल का दाना, कर आ जाए तो हाथ, किरण, कण आ जाए तो कान, कुंती पुत्र का कुंती पुत्र कर्ण, काल आ जाए तो समय और मृत्यु, चपला आ जाए तो लक्ष्मी और बिजली, जड़ आ जाए तो मूर्ख और मूल, दल आ जाए तो समूह और पत्ता, द्विज आ जाए तो पक्षी और दांत। ठीक है, इस तरह आपको तैयार करके जाइए। नाग है तो सप्र और हाथी, पत्र है तो पत्ता और चिट्टी, और यहां पर पतंग आ जाए तो गुड्डी और सूर्या, मित्र आ जाए तो दोस्त और सूर्या, वर आ जाए तो दुल्हा वरदान, यहां पर विधि आ जाए तो ढंग ब्रा, दाम आ जाए तो मूल्य धन, अंत आ जाए तो आकाश अंतहीन। बस इतना आपको एक शब्द का 2 अर्थ तैयार करके अपने एग्जाम में जाना है और ये 2 नंबर जो है आपका लेके आना है। ठीक है, चलिए हम दोस्तों अब 11 का जो यहां पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्किप करके आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहां पर हम बात करेंगे 11 का जो 11 का ग नंबर प्रश्न है, वो 11 ग नंबर में होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको ढेर सारे शब्द दिए जाएंगे, आपको उसका एक शब्द लिखना होगा। आपकी एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। तो आपको पूरे क्वेश्चन बुक का नहीं पढ़ना है मेरे भाई, बस मैं आपको यहां पर 18 बताऊंगा अनेक शब्दों का एक शब्द, और ये 2 नंबर आपके हाथों में। देखिए यहां पर मैं रख रहा हूं, देखिए यहां पर सबसे पहला जो है वो है जो ईश्वर में विश्वास है। ये अनेक शब्द हैं और इसका एक शब्द हो जाएगा अस्तित्व। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जिसे कहा ना जा सके वो अकथनीय, जिसकी गणना ना की जा सके अगणित, जो कभी जन्म नहीं लेता अनजन्मा, जो 5वां है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जंगल की अगेन दवागेन, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, घृणा के योग्य घृणास्पद, जो गलत कार्य के लिए हट करे दुराग्रही, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो वो अजात शत्रु, जो जीता ना जा सके वो अजय है, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, वन में रहने वाला वनवासी, जिसका ज्ञान कम हो वो अल्पवृक्ष। ये क्या है दोस्तों? ये ज्ञान है, साफ साफ लिख लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इन्हीं 18 को कंप्लीट करके आपको अपने एग्जाम में जाना है और ये भी 2 नंबर को 4 डालना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहां पर अनेक शब्दों का एक शब्द देख लिया, ये भी 2 नंबर हमने पक्का कर लिया। अब दोस्तों हम यहां पर क्या देखेंगे? वाक्य को शुद्ध करना, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। यानी कि आपको वाक्य दिए जाएंगे टेढ़े मेढ़े, उनको शुद्ध करना है, अशुद्ध से शुद्ध करना है। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 नंबर कैसे पक्का होगा, वाक्य को शुद्ध करना। देखिए जैसे कि आपके एग्जाम में दे दे कि एक फूल की माला लाओ, अब इसको आपको शुद्ध करना है, ये अशुद्ध है तो आप शुद्ध कैसे करेंगे? फूलों की एक माला लाओ। तो ये पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो आप बताओगे कि ये अच्छा लग रहा है, फूलों की एक माला लाओ, क्योंकि ये शुद्ध है। दे दिया जाए मैं भोजन कर लिया हूं, तो ये अशुद्ध है, आप लिखेंगे कि मैं भोजन कर चुका हूं, ये शुद्ध है। तो ऐसे आपको करना है। अब इसका तो मैं पक्का नहीं कराऊंगा कि ये तो आप खुद से कर सकते हो। जैसे दे दे कि वह लड़का रहा है, ऐसा दे दे, तो आप क्या लिखेंगे कि वह लड़का है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो ऐसे आपके वाक्य दिए जाएंगे, इसको आपको शुद्ध करने के लिखना होगा। अब ये तो नहीं बताऊंगे, तो काफी इजी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे आपका वाक्य को शुद्ध करना हो गया, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे 12वां प्रश्न, रस अलंकार छंद। इसे आप लोग रहने दीजिए दोस्तों, इसको मैं एक वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा, क्योंकि इसे बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लंबा तो आखिर हो ही गया है, लेकिन आप कहोगे सर लंबा तो हो ही गया है, वीडियो बना दीजिए इसका, लेकिन नहीं, इसे मैं
एक वीडियो के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि ये 6 नंबर की बात है और इसे आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के इसे समझा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए हम 13 नंबर की बात करें, आवेदन या प्रार्थना पत्र। आवेदन या प्रार्थना पत्र की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको बस आपको मैं 3 आवेदन पत्र बता रहा हूं, बस उसे तैयार करके जाइए। अपने एग्जाम में यहां पर 6 नंबर आप लोग लेके आइएगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। देखिए, पहले आप लोग को तैयार करने के जाना है, अपने मोहल्ले गांव में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका का अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। दूसरा तैयार करके जाना है, छात्रवृत्ति हेतु बैंकों में खाता खोलने के लिए बैंक का अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए, इसे तैयार कर लेना है। तीसरा जो है उसे आप लोग को तैयार करना है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रबंध महोदय को लिपिक पद नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। बस इन तीनों को तैयार कर लीजिए, ये आवेदन पत्र लिखना, बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। 6 नंबर आप लेके आइएगा। अब दोस्तों थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने एग्जाम में आवेदन पत्र आखिर लिखना कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन पत्र आपको एग्जाम में आ जाता है तो कैसे लिखना है, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको यहां पर जो आपका दूसरा जो यहां पर बताया मैंने, यहां पर 3 आपको जो बताया है आवेदन पत्र, इसमें से दूसरा आपको मैं लिख के बता देता हूं कि आपको अपने एग्जाम में कैसे इन तीनों टॉपिक पर लिखना है। देखिए यहां पर लिखिएगा कि सेवा में, पहले कैसे लिखिएगा पत्र में, सेवा में, उसके बाद लिखिएगा अधिशासी अधिकारी, उसके बाद एक लाइन छोड़ के सेवा में डैश देके एक लाइन छोड़ के लिखेगा अधिशासी अधिकारी, उसके बाद उसके नीचे लाइन में लिखिएगा नगर पालिका बलिया। यहां पर अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा, ये इस जिला में अगर जिस जिले में है उस जिले का यहां पर आप नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको विषय बनाना है, एक लाइन छोड़ के मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु। ठीक है, ये मेरा विषय है, इस पर हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है महोदय डैश, उसके बाद नीचे से थोड़ा सा लाइन यहां तक छोड़ के गैप कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें आपको क्या लिखना है, जिस टॉपिक पर लिखना है आपको उसके बारे में लिखना है, यानी कि जिसके लिए आप आवेदन लिख रहे हो, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में लिखना है। जैसे कि हम लिख रहे हैं मोहल्ला की गंदगी दूर करने के लिए, तो जो समस्या है आपको यहां पर लिख देना है। मैंने लिखा कि मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिन स्थानों पर नलियां बनाई गई है वे जगह जगह से टूट गई, जहां नलियां हैं पर उनकी सफाई करने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, यानी कि कर्मचारी ही नहीं है। परिणाम सेतु, यानी कि परिणाम इसका क्या है कि पानी हर समय सड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां इतना लिख देना है, आपको जो भी समस्या हो इतना में आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा धन्यवाद, उसके बाद यहां पर धन्यवाद लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था करें। बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको दिनांक लिख देना है, आपका 16 फरवरी का एग्जाम है तो आप लोग ये दिनांक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप भवदीय लिख दीजिएगा, और भवदीय क्या होता है, नाम होता है जो आवेदन पत्र भेज रहा है उसका नाम। तो अपना नाम आप लोग मत लिखिएगा, यहाँ पर ABC लिख दीजिएगा या क ख ग लिख दीजिएगा, कोई कुछ लिख दीजिएगा, लेकिन अपना नाम मत लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे होगा वो अपना जिले का नाम लिख दीजिएगा, बलिया जैसे मैंने लिख रखा है, तो आप यहाँ पर कोई भी जिले का नाम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सीख लिया कि आवेदन पत्र कैसे लिखना चाहिए। इसी ढंग से आपको लिखना है, जो मैंने लाइन आपको छोड़ने के लिए कहा है, एक एक लाइन छोड़ना है। सेवा में ऐसे लिखना है, जो मैंने बताया बस वैसे लिखना है। और इन तीनों टॉपिक पर आप लोग यहाँ पर जो मैंने तीनों टॉपिक बताया इस पर आप लोग पत्र जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 14 नंबर प्रश्न होगा निबंध, उसके बारे में, और इसका जो 9 नंबर का आता है ये 9 नंबर हम पक्का करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं ज्यादा नहीं बस मैं 5 निबंध बताने वाला हूं, बस इन्हें आप कंप्लीट करके 9 नंबर पा सकते हैं। अब आप कहोगे सर निबंध लिखवा भी दो, मैंने निबंध का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है तो क्यों लिखवाऊं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए 5 निबंध तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान वरदान या अभिशाप। बस इन 5 को तैयार कर लो, मेरा 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में इसमें से एक ना एक जरूर फंस जाएगा और ये 9 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने हिंदी का 100 में 100 नंबर पक्का
कर लिया है। दोस्तों हमने क्या क्या सीखा है पहले वो देखो। यहां पर अब बात मैंने आपसे बोला था कि पहला और दूसरे प्रश्न की बात हम लास्ट में करेंगे, तो बात इनके बारे में पहले हम कर ले, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको ये फिक्स नहीं बता सकता हूं कि कौन आएगा कौन नहीं, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता है भाई, कोई भी नहीं बता सकता कि यही बहुकल्पीय प्रश्न आएगा। आपको कम से कम 600 से 700 बहुकल्पीय प्रश्न याद करने होंगे। यदि आपने पहले किया है तो अब आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूं कि बहुकल्पीय प्रश्न का डेली वीडियो डालूंगा, 5 से 6 दिन के अंदर ये दोनों का नंबर जो 10 नंबर है ये भी पक्का करा दूंगा। सुबह में 7 बजे इसका वीडियो आएगा, डेली हिंदी के बहुकल्पीय प्रश्न का सुबह में 7 बजे वीडियो आएगा, तो आप लोग उसे देख के 10 नंबर ये पक्का कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, मैं 600 क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें से आपको 500 तो याद ही होंगे आपको, ये तो मैं जानता ही हूं, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने गद्यांश का 10 नंबर पक्का किया, पद्यांश का पक्का किया, लेखक और कवि का जो 5-5 अंक थे वो भी पक्का किया हमने, कहानी का सारांश तथा उपदेश लिखना भी सीख लिया हमने, अपने जिले का खंडकाव्य भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग पूछ लीजिएगा, संस्कृत का गद्यांश भी हमने पढ़ लिया और संस्कृत का पद्यांश मैंने आपको बता ही दिया है कि इस चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है। टेंशन मत लीजिए, इसका वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। ठीक है, और दोस्तों हमने व्याकरण का सारा टॉपिक ही एक ही वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिया है, अब आपको व्याकरण पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बस एक चीज आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, रस अलंकार छंद, तो ये मैं पढ़ा दूंगा, बस 2 वीडियो और लेके आऊंगा। एक वीडियो में आप लोगों का ये जो संस्कृत का श्लोक है ये पक्का करा दूंगा और उसके बाद ये रस अलंकार छंद पक्का करा दूंगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और इसका टारगेट है 1000, मैंने मतलब मुझे इस वीडियो पे 1000 लाइक चाहिए। अगर आप 1000 लाइक कर देते हो तो इसी तरह मैं इंग्लिश का वीडियो लेके आऊंगा सेकेंड वीडियो में। ठीक है, और उसका भी एक ही वीडियो के अंतर्गत 100 नंबर पक्का करा दूंगा, प्रोज सप्लीमेंट्री सारा चीज का क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग 1000 लाइक पूरा नहीं कर सकते तो 1000 कमेंट ही जरूर पूरा कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, उसके बाद आप लोग इंग्लिश का वीडियो के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।